मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं, दिबांग जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिबांग, आपका मैं रुख करना चाहूंगी आज के भाषण में सबसे बड़ी बात जो आपको लगी हो, क्या कहेंगे? पहले एक बार मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद दिबांग मैं आपके पास आऊंगी। वैक्सीन तैयार हो गया, वैक्सीन जितने लोगों का हो जाएगा मुक्त हो जाएंगे। ये विजय हमको अविद्या के कारण मिलती है, उसका अध्ययन उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते। लेकिन यह दुनिया समाप्त नहीं होती, ये जहां से आता है वो मूल है, उसको पकड़ो, उसके लिए विद्या है। वो अगर तुम पकड़ लोगे तो अमरत्व को प्राप्त करोगे, शाश्वतता को प्राप्त करोगे। ये दोनों करने के लिए हमारे यहां बताया है, उपेक्षा नहीं है भौतिक जीवन। और इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थम। लेकिन हमारे यहां अर्थ काम अनियंत्रित नहीं है। जहां ये पूर्णता का ज्ञान नहीं, वहां लोग कहते हैं कि उसके बाद क्या, अर्थ काम मिल गए, भोगने को मिल गया, उसके साधन मिल गया, अब क्या, अब कुछ नहीं, मरते दम तक ही करो, जितना ज्यादा कर सकते करो। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। जीवन का प्रयोजन क्या है? कुछ प्रयोजन नहीं। हमारे पूर्वजों ने ये समझे ऐसा नहीं है। अनियंत्रित कामना का उपभोग, हमारे यहां उसका समर्थन नहीं, हमारे अर्थशास्त्र में न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एव विवर्त। भोग भोगने से भोगों की लालसा समाप्त नहीं होती, आग में घेरे डालने के जैसा ही और भड़काता है। और इसलिए तृप्ति चाहिए, संतोष चाहिए, सदा टिकने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो हमारे यहां कहा है अर्थस्य मूलम इंद्रिय निग्रह, संयम से चलो। आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोहन भागवत ने झंडा फहराया और उसके बाद वहां जितने कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको संबोधित कर रहे थे। लेकिन शोभना ने जो सवाल पूछा दिबांग कि क्या खास लगा आपको, और क्या आप सुनना चाहते थे जो आज मोदी ने वहां से जिक्र नहीं किया, प्रधानमंत्री ने? जी, अब देखिए, अगर आप क्या खास लगा, काफी बोले वो। अगर आप कुल उनका आंकड़ा जोड़े तो करीब 10 घंटे से ज्यादा वो लाल किले से अब तक बोल चुके हैं। पर उन्होंने बात की पिछड़ों के हैंड होल्डिंग की। बड़ी बात है, ये आने वाले चुनाव हैं, वो भी हैं, बहुत जरूरी हैं। उन्होंने बात की छोटे किसानों की, किस तरह से छोटे किसान हैं, उनकी मदद बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात रही। और जो उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की, यानी शुरुआत में उन्होंने लोगों के नाम लिए जिनके बारे में बताया कि 75वां साल है तो देश ऋणी है इनका। तो उसमें गांधी जी, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, रानी गाइडिनल्यू जो कि नॉर्थ ईस्ट की हैं, रानी मतंगी हजरा, उनकी बात की उन्होंने। और जो मुझे महत्वपूर्ण लगा और जिस पर मेरे ख्याल से काफी चर्चा भी होगी कि उन्होंने नेहरू जी की बात की, नेहरू जी का नाम लिया, अम्बेडकर, और उन्होंने नाम लिया सरदार पटेल का भी। तो वहां से उन्होंने एक तरीके से शुरुआत की। और जो बड़ी बातें उन्होंने कही उनमें आप जिसका आप उल्लेख भी कर चुके हैं शोभना की, उन्होंने एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात की। और ये एक तरीके से दुनिया भर में आज जो जंगलों में आग लगी हुई है, जिस तरह से भारत में भूस्खलन हो रहा है, जिस तरह से सागर की ऊंचाई बढ़ रही है, उसको लेकर ये बात है। और ब्रिक्स देशों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत में जुलाई में, जिसमें भारत ने कोशिश की है कि ये जो एक कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में इसका बहुत महत्व होगा। किस तरीके से आप हाइड्रोजन से आप पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके आप इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने की जो बात है भारत ने उसमें भी शुरुआत की है। अमेरिका से भारत के संबंध भी हुए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा मुझे लगा कि जिस तरह से उन्होंने एक नई योजना, क्योंकि कुछ तस्वीरें आप दिबांग, क्योंकि कुछ तस्वीरें आसपास ये योजना होगी और आसपास के राज्यों से भी आ रही है, जहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो झंडारोहण कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जब झंडा लहराया, कैसे जनता को नौकरी की सुविधा इसके माध्यम से प्रदान करने में सफल हुआ है। और प्रदेश के अंदर
सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया तो अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। एक कहीं जातिवाद की चपेट में आता था, कहीं यह क्षेत्रवाद की चपेट में आता था, और कहीं पर ये सरकारी नौकरियां बेईमानी और भ्रष्टाचार की कठपुतली बन करके प्रदेश की प्रतिभा और प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। लेकिन आज जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने इसको तय कर लिया है एथेनॉल का इन सब चीजों के लिए, तो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा गन्ना और मक्का, इससे जो एथेनॉल का होगा तो इसके उत्पादकों को कितना लाभ मिलने वाला है, और जो इससे जो होगा, इसकी जो नीति बनी है, इसको लागू किया है। आप जानते हैं इस बार पहली बार हम जब पॉलिसी बना रहे थे उस समय भी बहुत लोग एथेनॉल के लिए यहां प्रस्ताव दिए थे 2007 में। तो मुख्यमंत्री रूबिका अपने अपने प्रदेश में झंडा फहराते हुए और उसके बाद भाषण, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल बना हुआ है। रूबिका, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत से ये जानना आज बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, विस्तारवाद और आतंकवाद को सिर्फ कहा जाए टच एंड गो, बहुत ज़्यादा वो डिटेल में नहीं गए। सुन लेते हैं एक बार मोदी ने क्या कहा, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। जनरल सिंह, आपके लिए सबसे खास बात इस 88 मिनट के भाषण में क्या रही? जनरल सिंह को शायद आवाज नहीं आ रही है। जनरल सिंह, मैं ठीक करवाती हूँ ये कनेक्शन, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अभय जी बताइए। रूबिका, आपको भाषण की खास बात क्या लगी? देखिए, इस भाषण में मेरे लिहाज से 3 सबसे बड़ी खास बातें हैं जो मुझे पसंद आई बहुत ज्यादा। और उसमें पहले नंबर पर ये है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की या किसी भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि आजादी के मौके पर वो एक सकारात्मक तस्वीर देश के सामने पेश करे और लगातार आह्वान करे, लोगों के मन में उम्मीद जगाए। और प्रधानमंत्री ने हमेशा करते हैं, इस बार मुझे लगता है पिछली बार से भी ज्यादा बहुत ही सक्षमता से और कुशलता से ये काम किया। पहली बात तो मैं ही कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहता हूँ जो शायद नरेंद्र मोदी ने भी अपने पिछले वक्तव्यों में नहीं किया होगा और दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी नहीं किया होगा, वो ये है कि उन्होंने भाषा का प्रश्न उठाया और जो खेलों में भारत को ओलंपिक में सफलता प्राप्त हुई है उसका हवाला दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ और मेरे ख्याल से आप लोग भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि भारत में भारतीय भाषाओं के अंदर उच्च शिक्षा न प्राप्त हो पाने के कारण जो हमारी प्रतिभा है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती, पूरी तरीके से खिल के निकल कर नहीं आ पाती। वो अंग्रेजी के दबाव में जो बहुत केवल 2% लोगों की भाषा है इस देश में, वो एक कोने में सिकुड़ जाती है। और ये जब उन्होंने कहा कि खेल की दुनिया में चूंकि भाषा की कोई बाधा नहीं थी, इसलिए देखिए हम लोगों ने क्या करके दिखाया। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री 2 कदम और आगे बढ़कर लाल किले की किसी प्राचीर से इस साल या किसी और मौके पर यह भी घोषणा करें कि भारत में उच्च शिक्षा स्थानीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में दी जाएगी जो हमारी मातृभाषाएं भी हैं, जिस दिन वो ऐसा करेंगे उस दिन वास्तव में भारत के अंदर लोकतंत्र अपने वास्तविक मंजिल की तरफ रवाना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, सिद्धियों वाली बात अपने वक्तव्य के बिल्कुल अंत में। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, अगर हम इसमें कुछ हासिल करना चाहते हैं तो 15-20 साल पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसका असर दिखाई पड़ता है। आज हम सोचें और अभी 6 महीने साल भर में कोई चीज हो जाए, ये हो नहीं सकता। अगर हम प्रशासनिक सुधार चाहते हैं, हम लोग चुनाव सुधार चाहते हैं, हम लोग अगर जुडिशियल रिफॉर्म चाहते हैं, तो उसके लिए पहले ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि आने वाले प्रधानमंत्री जो होंगे 20-25 साल के बाद में या जब भी होंगे, उस वक्त
वो आज के जमाने में जो हम लोग संकल्प लेंगे, उन संकल्पों की सफलता की चर्चा करेंगे। उस जमाने में फिर वो नए संकल्प लेंगे। तो मुझे लगता है इससे ये भी संदेश निकलता है कि प्रधानमंत्री अपनी इस सरकार में कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट बनाएं जो आगे जाकर कामयाब होते हुए दिखाई दें। ठीक है दिवांग, जिस तरीके से अभय दुबे को हमने सुना, उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा की बात की। आप भी जानते हैं कि ये जो मंच होता है, इससे सरकार, प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां भी गिनाते हैं, अपनी जो योजनाएं उन्होंने इतिहास में वो लेकर आए हैं उनकी सफलता भी बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पहलू जो आपको लगता हो कि आज प्रधानमंत्री को छूने चाहिए थे, उन्होंने नहीं छुए। महिलाओं की भी उन्होंने बात की, उन्होंने जिसे कहा जाए कि आतंकवाद और विस्तारवाद की भी बात की। लेकिन जो पिछले दिनों संसद से जो तस्वीर निकल कर आई, और चाहे वो पेगासस का मामला हो, उसको वो बिना छुए निकल गए। क्या कहेंगे आप? शुरना, मुझे बहुत हैरानी होती है अगर वो पेगासस के बारे में कुछ भी बोलते और वो भी 15 अगस्त के दिन कुछ भी उस बारे में बोलते, तो मुझे बड़ी हैरानी होती। मुझे उम्मीद थी कि वो किसानों पर कुछ बोल सकते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 एकड़ से कम है, उनके लिए ये कोशिश है, ये जो नया कानून है वो एक बड़ी, उन्होंने वो एक बात की। पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जो खबर मैं जो बता रहा था कि सबसे बड़ी जो खबर है वो 100 करोड़ रुपए की जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है, वो बहुत बड़ी योजना लगता है कि होगी। और उन्होंने कहा कि इसका जो मास्टर प्लान है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, वो जल्द ही देश के सामने रखा जाएगा और इसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यानी हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी काम होता है, हम चीन देख लें, अमेरिका देख लें, जब ये देश बनने शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम ऐसा होता है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी योजना हो सकती है। क्या इसका प्रारूप होगा, ये जब मास्टर प्लान आ जाएगा उसकी बात पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ी उन्होंने घोषणा की है, एक तरीके से जो ट्रेलर दिखाया है कि भाई ये एक बड़ी चीज आने वाली है, इसका इंतजार कीजिए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हेडलाइन जो होगी यही होगी अखबारों में कि किस तरीके से एक बड़ी योजना आने वाली है। एक जो महत्वपूर्ण चीज का उन्होंने जिक्र किया, महिलाओं को जो शामिल किया सैनिक स्कूल्स में। मैं बहुत सैनिक स्कूल्स के लड़कों को जानता हूं जो अब सेना में अलग अलग जगह पर हैं, वो हमेशा ये कहते रहे कि को एजुकेशन होना चाहिए। वो भी एक बहुत अच्छी और मेरे लिए आज की सबसे शानदार बात जो है दिबांग, सही कह रहे हैं आप, वो ये रही कि सैनिक स्कूलों को देश की सभी बेटियों के लिए खोल दिया गया है। और जब आप ये बात कह रहे थे तो जनरल सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बड़ी ईयर टू ईयर वाली मुस्कान थी। मैं जनरल सिंह इस पर आपकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन साथ में जो महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही कि देश ने कल एक भावुक निर्णय लिया है। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। 14 अगस्त को पहले वो भाषण का वो एक सर्व सुन लीजिए और उसके बाद जनरल सिंह मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है।
तो जनरल सिंह, एक जो 14 अगस्त को इस तरीके से याद किया जाएगा, और दूसरा वो जो सैनिक स्कूल वाला दिबांग ने जिक्र किया था, और तीसरा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा? रूबिका जी, देखिए, सबसे पहले ये जो 14 अगस्त पार्टीशन के हॉरर के को याद किया है, उसको नमन किया है, उसको श्रद्धांजलि दी है। मैं पंजाब अमृतसर का मूल्य हूँ और मेरे लिए ये बहुत भावुक चीज है कि उन सबको याद किया है। जो 2 करोड़ लोगों की जान गई थी, उसको आज पूरे राष्ट्र ने, वो भी रेड फोर्ट के रैम्पर्ट से, उसको याद किया है। मेरे लिए बहुत भावुक चीज है। दूसरी बात जो आपने कही सैनिक स्कूल की, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल कपूरथला में 7 साल बिताए थे। तो मुझे खुशी है कि जो भारत की वुमन पावर है, जो गर्ल पावर है, वो भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर में ज्वाइन होगी। ये सबसे अच्छी बात है। तीसरी बात ये है, मुझे सबसे अच्छा लगा कि आज खिलाड़ियों को, यूथ को, ओलंपिक टीम को एक नए तरीके से, वो भी 15 अगस्त को याद किया। पूरे देश ने इकट्ठा उसको तालियां मारी। कभी भी हमारे देश में जो स्पोर्ट्समैन है, उनको ये इज्जत, ये एप्रिसिएशन कभी नहीं हुई। और चौथी बात ये है कि जिस प्रकार से आज भारत के मिशन, विजन और संकल्प का ब्यौरा दिया, इसका मतलब क्लियर तरीके से बताया गया है कि क्या रोड मैप होगा, और जो गति शक्ति का एक परिभाषा दी है, उसको 100 लाख करोड़ की जो रूप दिया है, ये बहुत बड़ा है। इसके अलावा मैं सुरक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, वो किस प्रकार बदल रहा है, और पोस्ट कोविड के अंदर में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो दृष्टि चेंज हो रही है, उसका रूप क्या ले रहे हैं। और जो चुनौती है भारत की, सबसे बड़ी चुनौती, जो एक्सपेंशनिज्म, जो विस्तारवाद चाइना की तरफ से, और पाकिस्तान जो एक टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इन दोनों चुनौतियों के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार देश केंद्रित है कि अपना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, और जिसके अंदर में आप बताया कि INS विक्रांत अभी ट्रायल करके लौटे हैं, और फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन को भारत के अंदर बनाना। और ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी विश्वास दिला रहे हैं पूरे हर एक सैनिक को, जो इस वक्त पे, इस क्षण पे बॉर्डर्स की सेवा कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिज्म के अगेंस्ट में काउंटर टेररिज्म का काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम कर रही है। उनको ये विश्वास दिलाया कि रक्षा के मामले में हम इसको और दृढ़ और मजबूत करेंगे, और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। आज का तो ये बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके की ऊर्जा का संचार, चाहे युवाओं की बात की हो, चाहे जवानों की, सेना की बात की हो, बहुत मुद्दों को प्रधानमंत्री ने छुआ आज। अभय दुबे, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो विपक्ष बहुत हमलावर था वैक्सीनेशन नीति को लेकर। आज प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं जनसंख्या का जिक्र कर कर इशारों ही इशारों में विपक्ष को ये बताने की कोशिश की कि ये इतना आसान नहीं था। जितनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है, उसके बावजूद हम वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा रफ्तार से करने में सफल हुए हैं। देखिए, कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रबंधन कैसे किया गया, इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा चर्चाएं कर चुके हैं। बिल्कुल, बहुत सारे इस बारे में विवाद हैं। प्रधानमंत्री की कई दावेदारियों का खंडन किया जा सकता है, और उनकी सार्वजनिक जीवन में आलोचना काफी की जाती रही है, और प्रधानमंत्री को उस आलोचना की बहुत चिंता भी है। और वो चिंता, उनकी चिंता, जो सर्वेक्षण ABP चैनल भी दिखाए गए हैं, उन सर्वेक्षणों में भी वो चिंता के सबूत मिलते हैं कि प्रधानमंत्री को चिंता क्यों है उस बात की। लेकिन ये 15 अगस्त का मौका है। मैं समझता हूं कि इस मौके का सदुपयोग हमें जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको रेखांकित करके करना चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का, ये सरकार का दिवस नहीं है, ये हम सब लोगों का दिवस है, विपक्ष का भी दिवस है, विपक्ष के सभी नेताओं का भी दिवस है। मैंने शुरुआत में कहा था, मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आता हूं, और मेरी इस देश के लोकतंत्र में बड़ी गहरी आस्था है। मैं सरकार की आलोचना कर पाता हूं, प्रधानमंत्री की आलोचना कर पाता हूं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। अगर नहीं होगा, उस लोकतंत्र की क्वालिटी पे सवाल उठाता हूं मैं, इसलिए उठा पाता हूं क्योंकि लोकतंत्र है। नहीं अभय जी, बहुत ही शानदार अप्रोच है। और आप सही कह रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो वो देश के मुखिया के तौर पर कि अब हिंदुस्तान को कितना आगे जाना है,
कितना ले जा सकते हैं, क्या क्या हमें करना है, उसका एक लेखा जोखा जो है वो देश के सामने रखने की कोशिश होती है। जैसा आपने कहा कि वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जिसमें मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपने सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएंगे। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है कि वो जो गरीब बच्चे हैं, वो जो अंग्रेज़ी या कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपनी भाषा में पढ़कर ये बता पाएंगे कि देखिए उतना ही मुझ में कुव्वत मुझ में है जितनी बाकियों में या अंग्रेजी पढ़े लिखों में है। ये लाल किले से उन्होंने घोषणा कर दी है, मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ, आप भी स्वागत कर रही है इसका, लेकिन इसके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राज्यों के स्तर पर एक बहुत बड़ा बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि दिल्ली में अगर पॉलिटिकल साइंस का एक विद्यार्थी हिंदी में अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लिखता है, अपने इम्तिहान हिंदी में लिखता है, तो उसकी कॉपियां ठीक से नहीं जचती, क्योंकि हिंदी में लिखी हुई कॉपियों को जांचने के लिए अध्यापक उपलब्ध नहीं है। हाँ, बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं है, कोर्सेस भारतीय भाषाओं में मौजूद नहीं है। इसके लिए जो इंतजाम करना पड़ेगा, जो योजनाएं बनानी पड़ेंगी, 5-6 साल का लक्ष्य रखना पड़ेगा, वो करना बहुत जरूरी है, वरना केवल घोषणा ही होकर रह जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय दुबे, और एक सोच भी जरूर जागरूकता लोगों में फैलानी पड़ेगी। ये जो एक सोच है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही पढ़ा लिखा है, इस सोच को भी कहीं ना कहीं बदलना होगा। और आज लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति की बात की है, तो दिबांग मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, और इसकी भी बड़ी उम्मीद थी कि इसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है एक तरीके से, ये जरूरी भी है। और देखिए, मैं बोलना चाह रहा था जिस तरह से 14 अगस्त की बात हुई, जिसका सिंह साहब ने भी जिक्र किया, रूबिका जिक्र कर रही थी, इसमें ये याद रखना चाहिए हमें कि एक और बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, और यूनाइटेड नेशंस ने इसको, जनरल असेंबली ने 27 जनवरी की जो तारीख है उसको एक तरीके से, जिस तरीके जब लोग मारे गए, करीब 60 लाख जूस मारे गए थे जो ऑस्विच में नाजिज्म की वजह से और हिटलर की वजह से, उसको याद किया जाता है। और उसको याद इस तरीके से किया जाता है कि आगे ऐसी घटनाएं और न घटें। तो हम इसको याद जरूर रखें, पर किस तरीके से याद रखना है, सिर्फ अपना दुख और जो लोग वहां से आए जिनको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ वो तो आप याद करेंगे, पर और भी इसमें याद रखना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक बात जो मुझे हैरानी है कि आप लोग दोनों ने इसका उल्लेख नहीं किया, वो ये है कि जो नारा, जो एक मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब उसमें उन्होंने सबका प्रयास भी जोड़ा है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत समझने वाली बात है। इस तरीके से वो सबको जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें वो सबका प्रयास भी आता है। उन्होंने जल मिशन की बात की। जल मिशन को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और ये बहुत समझने वाली बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश में 50% लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी साफ पानी नहीं मिलता। 82% हमारे गांव में पाइप पानी नहीं पहुंचता। सरकारी स्कूलों की बात करें तो 11 लाख सरकारी स्कूल हैं देश में, और 42% उनमें ऐसे हैं जहां पानी नहीं मिलता है। 15% सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होने वाली है। और बहुत लोग कहते हैं कि जो अगली लड़ाई होगी वो पानी के लिए होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर, बहुत करीबी नजर रखते हुए इस पर काम करना चाहिए। ये भी एक चीज थी जिसका उन्होंने उल्लेख किया। और विस्तार अगर इसमें होता, आप कह रहे थे क्या नहीं सुनना चाहते? दिबांग, पहले चूंकि आपने वो प्रयास वाले भाषण के उस हिस्से का जिक्र किया है, तो एक बार जरा दर्शकों को बता दें कि वो कैसे उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और उसमें सबका प्रयास भी जोड़ा है। और उसके बाद मैं चाहती हूं कि बैक टू बैक किसानों को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी भी किसान यहाँ बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। मामला अब तो उन राज्यों में भी पहुंच गया है जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। राकेश टिकैत उन सारे इलाकों में जा रहे हैं, लखनऊ को दिल्ली जैसा बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो बयान भी आप सुनिएगा। पहले सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, फिर उसमें प्रयास भी। बिल्कुल। संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की
परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो, इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। और ये सपने, ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हम अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे दिबांग की ये बात सही थी शोभना, कि हम ये कैसे भूल गए कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। और इस बात के साथ रूबिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य था कि हर हिंदुस्तानी को, यानी निचले से निचले तबके के आदमी का जो योगदान है देश के विकास में, समाज के विकास में, उसको आगे आना होगा। अब ये सही वक्त है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।